हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लेक्चर 1 यूनिट नंबर 9 प्लस टू की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं और उसका नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हर एक यूनिट में जो लेक्चर 1 होता है वो उसकी इंट्रोडक्शन और उसमें जो चैप्टर में यूज़ होने वाली बेसिक टर्म्स, मतलब ये मान के चलो लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम इस चैप्टर की फाउंडेशन बनाते हैं। सारा जो लेक्चर 2, 3, 4, 5 जितने भी इस चैप्टर के आगे लेक्चर चलेंगे वो सारे आज के लेक्चर पे डिपेंड करेंगे। तो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जा इन जनरल बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में दो चार बातें बता दूं। देखो, जो इधर जो लिखा हुआ है ये एज इट इज उतार दो आप लोग। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, एज इट इज उतार दो। ठीक है, इसमें आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाला सारा पार्ट, मतलब जिसमें कॉपर है, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हाँ जी, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर हो गया? इस ब्रैकेट के बाहर ये जो लिखा गया ये काउंटर आयन है। क्या है ये? काउंटर आयन है। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर मेटल है और ये कुछ ग्रुप्स हैं। इसको मेटल आयन बोला मैंने, ये मेटल एटम भी हो सकता है, और ये वाले को बोलते हैं लाइगेंड। लाइगेंड सारा समझाऊंगा मैं। ठीक है, हिस्ट्री को थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, और कॉपर इसमें +2 स्टेट में, ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सिखाएंगे। तो अभी मैंने जस्ट ये इतना सा लिखा है, ये सारा आज के मेरे इस लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन और फिर कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करनी है 1 बाय 1 विद एग्जांपल। क्लियर हो गया? लो बच्चे, सबसे पहले ये नोट करो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। लो जी, लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें एक कोऑर्डिनेशन वर्ड आया। ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, लो जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये D2A होता है। D का मतलब डोनर, A का मतलब एक्सेप्टर। एक्सेप्टर डोनर वो जिसमें 1 और मोर लोन पेयर होते हैं। एक्सेप्टर वो जिसमें 1 और मोर वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वेकेंट ऑर्बिटल, जनरली ये वेकेंट ऑर्बिटल B होते हैं, लेकिन साथ में S और P भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। D तो होते ही हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने इसमें एक चीज बताई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते होंगे? डोनर होगा, एक्सेप्टर होगा। जैसे इस वाले में देख लो, अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर कॉपर को डोनेट किया जाएगा। अमोनिया इसके 4 हैं, चारों ने 1, 2, 3, 4 ने मिलके कॉपर को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने बोला है। एक चीज और, ऐसे लिखो, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ML(N) इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें ये जो मेटल है ये इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये दोनों ही बातें बताऊंगा। और ये जो L है ये है लाइगेंड।
ठीक है। ये जो n है ये है नंबर ऑफ लाइगेंड, कितने लाइगेंड हैं, नंबर, गिनती। जैसे ये n की वैल्यू इधर 4 है, L लाइगेंड, इसमें अमोनिया है, लोन पेयर डोनर को लाइगेंड बोलते हैं। M इसमें कॉपर है, कॉपर इसमें आयन है, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है तो यहाँ पर +2 चार्ज है, ये +2 चार्ज कॉपर के ऊपर है। ठीक हो गया, बेसिक सी बातें चलने दो एक बार। लेक्चर 1 में छोटी छोटी बेसिक बातें चलेगी। लो जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन लिखो। लिखो जी, दीज आर द इनऑर्गेनिक compounds in which central metal atom or ion is surrounded by definite number of atom या आयन या मॉलिक्यूल forming coordinate bond between metal and ligand। ये मेटल एंड लाइगेंड। इसके नीचे आपने एक चीज लिखनी है, ऐसे लिखनी है, ये लो, मेटल लाइगेंड, ये लोन पेयर ऐसे डोनेट किया। मेटल, इसको लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड, क्योंकि जो लोन पेयर एक्सेप्टर करता है, लिख लो, लोन पेयर एक्सेप्टर करता है। ये जो L है लाइगेंड, ये लुईस बेस होता है, लुईस बेस, ये लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट। तो पक्का उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा फ्रॉम लाइगेंड टू मेटल। किधर से? लाइगेंड टू मेटल। यहां पर समझ आ गया आपको? ठीक है जी। तो अब मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। लिखो जी, एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफी सारे एग्जाम्पल, एक तो ये देखो, यही लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो जी लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वो मैं कुछ लिखता हूं इधर, ठीक है। लो बच्चे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो जनरली लैब में पाए जाते हैं। लिखो जी एग्जाम्पल्स। नंबर 1, हाँ जी, सबसे पहले लिख लो क्लोरोफिल। प्लांट्स में पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। +2 स्टेट में नोट कर लो, ये पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम, किस ऑक्सीजन नंबर में, +2 में। फिर लिख लो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसमें राजे Fe होता है +2 स्टेट में, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ब्लड में है, जिसमें ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर है, और ये ऑक्सीजन करियर है। लो जी, फिर आप लिख लो विटामिन 1, बहुत फेमस विटामिन है B12, इसको लिखते हैं। वैसे नेम तो इसका यही है, साइनोकोबाल अमीन, ठीक है, साइनोकोबाल अमीन। इसमें कोबाल्ट है +3 स्टेट में, ऐसे नोट करो। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिविंग वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लोरोफिल प्लांट्स में पाया जाता है, ये एनिमल में है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है लिविंग वर्ड में। दूसरे नंबर पे एक मेडिसिन आएगी आपको, सिस्प्लेटिन। उसमें क्या होता है, प्लेटिनम है, NH3 के 2, Cl2 के भी 2। ये सिज इसलिए बोला क्योंकि जब अपने इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे तो वो सिज फॉर्म होगी। ये एंटी कैंसर मेडिसिन है,
मेडिसिन है, ठीक है, लिख लो एंटी कैंसर मेडिसिन। इसका मतलब मेडिसिन में इनका रोल है, मेडिसिन में इनका रोल है। चलो आगे, तीसरा एक और लिखता हूं, AgCN होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे लिख लो। इसी तरीके से AuCN होल 4 और यहां पर माइनस, ये दोनों के दोनों सिल्वर प्लेटिंग या गोल्ड प्लेटिंग इसमें भी काम आते हैं। गोल्ड प्लेटिंग में मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में इनके रोल है, ठीक हो गया बिल्कुल। चलो आगे, इस तरीके से मतलब और भी लिखता हूं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसके यूज है। चौथा लिखता हूं, लो जी, जैसे NiCO होल 4, ये लो, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें निकल है और ये CO है। इसी तरीके से FeCN होल 6 और यहां पर -4 लिख देता हूं। इसी तरीके से CO है और NH3 होल 6 और ब्रैकेट के बाहर मैंने Cl3 लिख दिया। ऐसे काफी सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैं एक लाइन यहां लिखवाने वाला हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लाइन लिखनी है आपने, लिखो जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्री के में इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया जिससे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन बताई, कुछ एग्जांपल बताए, कुछ खास एग्जांपल बताए जो हमें याद करने, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन और ये वाले मेटलाइन फिर से क्लियर लिख लो। लो बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हुए हमें आगे बढ़ने से पहले, जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ बेसिक टर्म्स आएंगी। लो जी, वो टर्म्स कौन सी होंगी? सबसे पहले लिखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? लो जी लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? लो जी, अलग से हेडिंग बना दो, ऐसे लिखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऐसे लिखो, 1 बाय 1 ए लिखो पहले, ठीक है। दो बच्चे, सबसे पहले आप लिखना कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये क्या चीज होती है? ठीक है, देखो मैंने एक चीज बार बार बोली कि जैसे Fe है, CN होल 6 लिखा मैंने, इधर अपने K3 लिखा। लो जी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है बता दूं पहले ही, इट इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इंक्लूड, जिसमें क्या आता है, द मेटल, इसमें लिख लो एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, सराउंडेड बाय डेफिनेट नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ये लिख लो। डोनर एटम्स में ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स में आयन भी हो सकते हैं और उसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये है, थोड़ा समझाता हूं। अगर मैं इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलूं तो उसमें ये वाला Fe आता है पहले। तो ये अगर आप देखो, ये 3 है तो पक्का यहाँ पर -3 है, ये 6 है तो यहाँ -6 है, ये वाला +3 है, तो पहले तो ये +3 हो गया इसमें।
प्लस इसमें 6Cn माइनस है, मतलब एक मेटल आयन हो गया और 6 नंबर, ये 6 हो गए, ये Cn है। इसमें ये जो Cn है ये बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड N है, इस पे यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर इस पर डोनेट किया गया Cn का, ऐसे लिख लो। सारा हर चीज खोल के बताऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो हिस्सा जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, जिसमें क्या कुछ आता है, मेटल, जैसे ये तो आयन है। अब और बताता हूं, आप समझोगे सर आयन बोल दिया, क्या एटम भी हो सकता है? बिल्कुल, ये लो CO लिखा मैंने, होल 4 लिखा। अब देखिए इसके बाहर कुछ नहीं है, ना आगे ना पीछे। इस केस में तो ये इसका काउंटर आयन था, ऐसे में CI लिखा करूंगा, काउंटर आयन जो ब्रैकेट के बाहर होता है, ठीक है। CO में इसमें क्या है, ये कार्बोनाइल है, इसकी जीरो स्टेट होती है, और इसमें ये जो निकल है, ये जीरो स्टेट में है, इसलिए ये एटम हो गया। और ये 4 ऐसे 4 CO हो गए, ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, क्योंकि CO वही 28 MOD के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये वाला लोन पेयर कार्बन का डोनेट होता है, इसमें 4 है ना, तो ये जो ग्रुप है ये लाइगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसकी है, ये वाला विदाउट काउंटर आयन है क्योंकि न्यूट्रल है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमें समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमें समझ में आई। सिंपल सी बात, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई मेटल और उसके सराउंड करने वाले ग्रुप्स को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। खत्म। अब लिखिए सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है। लो जी, ए के बाद बी टर्म, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये लो। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो मेटल एटम है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर ये सेकंड बी टर्म शुरू करते हैं। लो बच्चे, नए एग्जांपल लूंगा, नए एग्जांपल। ब्रैकेट में मैंने Fe लिखा, Cn होल 6 लिखा, यहां पर K4 लिखा, सही है। इसमें ये आयरन है, ये वाला Fe अब +2 है, कैसे? 4 है तो -4, क्योंकि ये Cn माइनस होता है, टोटल -6 हो गया, और ये 4 इसलिए आया क्योंकि ये +2 है। ये आ गया सेंट्रल मेटल एटम। तो इसके बारे में लिखो जी, दीज आर मेटल एटम और आयन विद, जिसमें क्या होगा, लिख लो विद वेकेंट ऑर्बिटल्स। ये जनरली डी होते हैं, लेकिन साथ में sp भी कई बार मिल जाते हैं, डी होते हैं जनरली। वो जैसे हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां हाइब्रिडाइजेशन में इनका रोल बताएंगे, डी होते हैं। ठीक है, विद वेकेंट डी ऑर्बिटल विच यूज्ड टू एक्सेप्ट, इसको अंडरलाइन कर लो, एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम लाइगेंड्स। ये लाइगेंड अभी बाद में समझाता हूं, जिनको हम ऐसे एल लिख के यहाँ लोन पेयर बनाते हैं, ये डोनेट किया जाता है। ठीक है, मेटल एटम, इसके बारे में खास बात, ये रहे ऐसे लिखो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो जी लिखो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे आपने अभी तक जो एग्जांपल देखा उसमें निकल देखे, कोबाल्ट है, आयरन बहुत है, क्रोमियम बहुत आएगा, कॉपर है, कोबाल्ट मैंने इधर भी लिख लिया, मैंगनीज आएंगे, एक्सेट्रा।
बट कई बार एल्यूमिनियम जैसे ये भी आ जाएंगे, ये भी आएंगे, क्योंकि इनके भी वेकेंट ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, इनके भी खाली है। तो जनरली मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। चलो एक बात है ये नोट कर लो, आगे लिखो जी। इसमें एक चीज और नोट करो, ऑल मेटल आयन जा एटम, ठीक है, आर लुईस एसिड, इसको लुईस एसिड बोलते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने एसिड की डिफरेंट डेफिनेशन दी थी। अरीनियस एसिड जो पानी में H+ दे, ब्रोंसड एसिड जो जनरली H+ दे किसी भी मीडियम में, लुईस एसिड जो लोन पेयर ले, लुईस बेस जो लोन पेयर दे, ब्रोंसड बेस जो H+ ले एक्सेप्ट करे, और अरीनियस बेस जो OH दे। तो यहां पर मैं लिखा लुईस एसिड, लुईस एसिड ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है, नोट कीजिएगा। ओके ठीक है, ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। चलो इसके बारे में सिर्फ मैंने ये बोला। यहां इतना बता दूं मैं, एक बार कुछ और इतना सा बता दूं, इफ वन मेटल एटम हो तो उसको हम मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, उसको हम मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। एक चीज बात समझ आ गई, बिल्कुल सही। एक और बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सेंट्रल मैटर के बारे में मैंने काफी बातें छोटी छोटी बता दी हैं। कैसी? ये लो, देखो अपने पास CuSO4 है, एक्वस है, तो ये कॉपर +2 में एंड सल्फेट आयन में फ्री हो गया, ऐसे ये फ्री हो गया। अब ये कॉपर सल्फेट कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल एक सॉल्ट है। इसमें क्या है, ये Cu+ आयन शो रिएक्शन एंड कैन बी डिटेक्टेड। ये कैसे? कोई एक रिएजेंट ऐड करो, वो कॉपर आयन के साथ कोई कॉम्प्लेक्स या कोई कंपाउंड बना के अपना रंग कल शो करेगा, तो ये डिटेक्ट हो गया। लेकिन इसके बारे में एक और बताता हूं, अगर अपने पास CuNH3 SO4 हो, ऐसे इसको पानी में डिसॉल्व करें, यहां पर पता क्या होगा, सल्फेट तो हो गया फ्री, मतलब काउंटर आयन तो गया फ्री, और अब जो कॉपर आयन है वो आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एंटिटी में, इसमें, और ये फ्री नहीं है, नॉट फ्री है, फ्री नहीं है मतलब ये ब्रैकेट के अंदर है। जो फ्री नहीं है, नॉट डिटेक्टेड, अब इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मेटल आयन किसी कोऑर्डिनेशन एंटी में अपनी आइडेंटिटी, पहचान लूज कर जाता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर की एक पहचान थी, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन की एक पहचान थी कि आप पानी में डिसॉल्व करोगे उसको हम चेक कर पाएंगे। लेकिन वही कॉपर अगर कॉम्प्लेक्स में है और अमोनिया से सराउंडेड है, अब आप इस कॉपर को डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि अब ये प्रोटेक्टेड है। तो कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन अपनी पहचान लूज कर जाता है। लिखो जी, यहां लिखो, इन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है, ऐसे M+, ये ऑक्सीडेशन चेंज हो जाएगा। लिखो जी, लूज हो जाता है, क्या? इट्स आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अब आप इसको चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ये फ्री नहीं है। जो फ्री नहीं है उसमें कोई केमिकल डालो वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो अपनी पहचान लूज कर गया, और यहां पर ये कॉपर फ्री है। मेटल आयन, ये ध्यान रखना आपने। बोलो, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया।
दूसरी बात, इफ टू सेम और डिफरेंट मेटल हों उसको हम बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एक्चुअल में ना कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल पॉइंट मेटल ही होता है और एटम का सेंटर न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब ही केंद्र होता है, सर्कल का सेंटर न्यूक्लियस। तो किसी कॉम्प्लेक्स में सारा अट्रैक्टिव पॉइंट जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल पॉइंट है, वो मेटल होता है। इसलिए इसको हमारे सिलेबस में मोनो न्यूक्लियर के मैक्सिम है। वैसे मैं बाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर भी बीच बीच में कराता जाऊंगा, बट मोनो न्यूक्लियर हमारे सिलेबस में है, ठीक है। लो जी, ये हमने बात सीखी। चलो अब आ गया लाइगेंड इट्स टाइप्स। लो जी, लाइगेंड इट्स टाइप्स, सी लिखिए, लाइगेंड एंड इट्स टाइप्स। लो जी, लाइगेंड, ठीक है, इट्स टाइप्स, चलो जी लिखते हैं। ओके, किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है, एक मेटल, एक या दो मेटल थे, आयन या एटम थे, उसके साथ कुछ ग्रुप या एटम थे ना, बिल्कुल। लो जी, एग्जाम्पल पहले एम एल एन, ठीक है, ब्रैकेट, क्लियर हो गया। इसके बाद यहां प्लस ए माइनस एन बी, ये लिख लो आप, ऐसे लिख लो। मान लो एम के ऊपर प्लस ए चार्ज है, हर एल के ऊपर माइनस बी चार्ज है। जब वो टोटल एन होंगे तो इसके ऊपर चार्ज बन जाएगा एन बी, ये तो एक ही है, तो ओवरऑल चार्ज इस पे ये रहा। फॉलो करके चलो आगे चलते हैं। देखिए एफ ई है सी एन होल 6 और यहां पर चार्ज मैंने -3 लिख दिया। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया क्या लिखा। आयरन की ऑक्सीजन स्टेट इसमें 3 है, तो ए की वैल्यू +3 आ गई, ठीक है, समझ आ गया बिल्कुल। और जो n है वो इसमें 6 है और b की वैल्यू -1 है, मतलब इसके ऊपर चार्ज, ठीक हो गया। ध्यान देने वाली बात, लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है। लो जी, लिगेंड क्या है, लिगेंड लिखो, लिगेंड्स आर द एटम, आयन और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। लिगेंड्स आर द एटम, आयन और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट 1 और मोर लोन पेयर, एक भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा, ये सारा समझाऊंगा ना, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टू द किसको, वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स किसके, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। ये इसमें बहुत कुछ छोटी छोटी बातें, अभी समझाता हूं तुम्हें। ये उतार लो सारी, इसका एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, एक और एग्जांपल लिखने वाला हूं। चलो जी, और एग्जांपल लिखने वाला हूं, कैसा, देखिए जैसे मैंने इधर लिखा Cu NH3 होल 4, इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। तो सबसे पहले ये देखो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है, कॉपर +2 आयन, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर इसका लिगेंड क्या है, लिगेंड है NH3, उसके पास एक लोन पेयर लिख रहा, ठीक है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग
अमोनिया, इसके ऊपर ये ऐसे लोन पेयर रहता है ना। कॉपर जो +2 है, पक्का उसके पास इस तरीके का एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ये वेकेंट है और ये फुली फिल्ड है। ये वाला लोन पेयर है और ये वेकेंट है, ठीक है, समझे जाओ ध्यान से। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इसका sp3 था केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, वो इस कॉपर के वेकेंट ऑर्बिटल को, देखो और भी होंगे ऐसे, इस तरीके के और भी होंगे, ऐसे और भी होंगे, मैं एक की बात करता हूं। ये ऐसे इसने डोनेट कर दिया, ये रहा, पढ़ो ध्यान से। लिगेंड आर द एटम और आयन और ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल विच डोनेट, या अंडरलाइन करो, वन और मोर, अभी इसमें तो एक ही है, लोन पेयर टू द वेकेंट ऑर्बिटल, ये रहा वेकेंट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। लो जी, ये बात क्लियर होगी। ये एग्जांपल में ले लिया, एग्जांपल और लिखता हूं। देखो हर चीज में छोटे छोटे एग्जांपल हमने डिस्कस करने हैं, आप लोग नीचे लिखा करो बच्चे। इसी तरीके से NiCN होल 4 और यहां पर -2 होगा। इसमें क्या चीज है, इसमें निकल है Ni+2 स्टेट में, और Cn होता माइनस, ये 4 हैं, एक ये और 4 से मिलके बना है। ठीक है, यहां तक ठीक है बिल्कुल। जैसे मैंने ये 4 लिखा, ये इसके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 4 बनेंगे, तो मैं एक बार इसको मिटा दूं, लो जी इसको मिटा दूं। Cn में C होता है, यहाँ N है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, यहाँ पर sp है, क्योंकि ये 1 सिग्मा 2 पाई, और ये लोन पेयर भी sp ऑर्बिटल में है। यहाँ निकल है, ये लो निकल +2 में है। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब जो निकल +2 स्टेट में है, उसका इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री हम बाद में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के टाइम। इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, एक नहीं ऐसे 3 और, मतलब टोटल 4 हैं। इसका ये छोटा लोब, बड़े का ये छोटा लोब, ये इसका ये छोटा लोब हो गया, इसका रह गया, ये देखो इसका ये आ गया। सही है बिल्कुल। ये वेकेंट ऑर्बिटल है, अभी ये नहीं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, वेकेंट है, लोन पे ऐसे डोनेट किया। समझ आ गया सबको? ठीक है, लो जी, ये आयन ने डोनेट कर दिया, ऐसे आयन ने ले लिया, पिछले वाले में कॉपर ने अमोनिया से लिया था, तो आपने लोन पेयर ढूंढना है। ओके, लिगेंड की बात समझ आई। कुछ जनरल बातें जो लिगेंड के बारे में फेमस हैं, बताता हूं कौन सी। लिगेंड के बारे में कुछ ऐसी बातें जो फेमस हैं, लिखो जी ऐसे, ऑल लिगेंड मस्ट हैव, होना ही चाहिए, 1 और मोर लोन पेयर। फॉर एग्जांपल वाटर में ये रहा, Cl- में ये देखो, Cn में ये देखो है, CO में ये देखो यहां पर है ना, NH3 में ये देखो यहां पर है। समझ आ गया? बिल्कुल सही ना? ठीक है, लोन पेयर होना जरूरी है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक सी नॉलेज कि लिगेंड कौन हो सकता है। अब देखिए, स्टार लगाओ। कई बार आपको पूछ लेंगे ऐसे, लिगेंड हाँ जी, क्या H- हो सकता है, क्या H+ हो सकता है, क्या CH4 हो सकता है, क्या CH3- हो सकता है, क्या NH4+ हो सकता है,
या CH3+ हो सकता है, ऐसा पूछ लेंगे। लो जी, बेसिक है ना चैप्टर का भी, हो सकता है कि नहीं। लो जी अभी देखते हैं हो सकता है कि नहीं, लगाइए दिमाग अपना, हो सकता है कि नहीं। देखिए जब भी H माइनस है तो इसका मतलब H माइनस क्यों आया, यहां लोन पेयर है, यस हो सकता है, नहीं हो सकता इसके मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर कहां से आ गया। CH ऐसे, ये देखो नहीं हो सकता, मीथेन है ना, लोन पेयर ही नहीं हुई। CH3 माइनस, ये लो CH3 माइनस जब भी आता है यहां पर, ये है अमोनिया। देखिए अगर अमोनिया था ऐसे ये वाला तो सही है, अगर ये H+ से अमोनियम, अमोनियम नहीं है, ये भी नहीं है। जल्दी आपने देखा, देखो रेयरस्ट और रेयर केस में कुछ एक्सेप्शन आएंगी, बट मोस्टली जब पॉजिटिव चार्ज आता है, ये देखो तो लिगेंड नहीं होते। नीचे लाइन लिखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैटायन आर नॉट लिगेंड्स, मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं पहले बता रहा हूं देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, नाइट्रोनियम आयन वगैरह आएंगे, लेकिन जनरली जिन केसेस में पॉजिटिव चार्ज आए वो नहीं होते, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। चलो जी, लो जी, सब लिगेंड के पास लोन पेयर होना जरूरी। नेक्स्ट, ऑल लिगेंड्स, सारे लिगेंड्स आर क्या होते हैं, लुईस बेस एंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मतलब दोनों की एक सिमिलरिटी है, लोन पेयर डोनर, ये लो लिविस बेस भी वही लोन पेयर डोनर, न्यूक्लियोफाइल भी वही जिनके पास लोन पेयर हो और न्यूक्लियस पे अटैक करें, पॉजिटिव चार्ज अटैक करें, न्यूक्लियस लविंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये वाले। तो जिन पे मैंने टिक लगाई है जो लिगेंड हैं वो ऐसे होते हैं। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है। अब मैं काम करता हूं, लिगेंड्स की टाइप्स लिख दूं एक बार। चलो जी, लिगेंड्स की टाइप्स, ठीक है, लिगेंड्स की टाइप्स। लो बच्चे, लिगेंड्स की टाइप से पहले मुझे एक टर्म समझानी है आपको, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, चलो जी लिखो। ऊपर वैसे हेडिंग आपने यही लिखनी है, टाइप्स ऑफ लिगेंड, लेकिन उसमें उससे पहले मैं एक टर्म समझाऊंगा आपको, डेंटिसिटी। ऐसे लिख लो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। इसके ना कई क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया, ये लो पहला क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लो जी, पहला क्राइटेरिया, इसके बेस पर लिगेंड्स 3 टाइप के होंगे। कौन से? अनायनिक, न्यूट्रल, कैटायनिक। ये लो, एनायनिक में जैसे Cl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया, OH माइनस है, SCN माइनस है, NO2 है, ये रहा। न्यूट्रल में जैसे वाटर आ गया, अमोनिया है, CO एक्सेट्रा। कैटायनिक में जैसे NO+ आ गया, ये रहा, ठीक है, NO+, ये कैटायनिक में आता है। और भी होंगे लेकिन अभी मैंने, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। उसके बाद हमने यहां लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम इसको बोलते हैं डेंटिसिटी। ये लो, डेंटिसिटी,
ठीक है, इसके बेस पर एक बार मैं एरो लगा दूं। ये देखो आज हमने कुछ चीजें, क्योंकि ये जो लिगेंड का पूरा एक अलग से लेक्चर है। डेंटिसिटी में क्या होता है, पहले आता है मोनो डेंटेट, मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट भी बोलते हैं इसको, यूनिडेंटेट अलग से बताऊंगा। दूसरा आता है डाई डेंटेट या बाई डेंटेट। उसके बाद आता है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ये आगे जाके ट्राई टेट्रा या ऐसे हेक्सा पेंटा, मतलब कितने पॉइंट से वो डिवाइड कर सकता है, ट्राई टेट्रा हेक्सा ऐसे आते हैं। ठीक है, डेंटिसिटी। लो जी, अभी इसमें तो मैंने देखो बेसिकली क्या है, ये दोनों टॉपिक मिक्स से हैं, मिक्स से हैं। ठीक है, Cl माइनस CN OH NO2 इनके एग्जाम्पल उधर भी आएंगे, वाटर अमोनिया CO इनके एग्जाम्पल उधर भी आएंगे, केटायन उधर भी आएंगे, वोवल इधर भी आएंगे। तो अभी मैं आपको डेंटिसिटी वर्ड समझाता हूँ, डेंटिसिटी क्या होता है। तो जी डेंटिसिटी पहले लिख लो, डेंटिसिटी वर्ड क्या होता है, क्योंकि फिर वो हम लोग उसको काउंट करेंगे ना। डेंटिसिटी वर्ड में आपको समझा दूं, फिर हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, लो जी लिखिए, ऐसे लिखो डेंटिसिटी, ये टूथ से रिप्रेजेंट होता है, टूथ। ठीक है, कैसे, इसका मतलब समझाता हूं मैं। देखो मान लो अपने निकल ये कंपाउंड ऐसे मैंने 4 लिखा हुआ है। एक्चुअल में जब हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एक CO का लोन पेयर ऐसे डोनेट होता है, A का ऐसे डोनेट होता है, और A का ये होता है, A का ये होता है। इसको हम टूथ बोलते हैं। एक लिगेंड कितने पॉइंट से लोन पेयर डोनेट करता है, तो इस ये मोनोडेंटेड है, मतलब ये अपना एक, ये अपना एक, ये अपना एक, अपना एक, मोनोडेंटेड मतलब सिंगल डेंट दांत, लोन पेयर को दांत बोलते हैं, टूथ डेंटिस्टी। ये ना एल्फ्रेड वर्नर एक फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके बाद VBD आई। उन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर बहुत रिसर्च की और इसके यूज ढूंढे। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकाल दो कुछ नहीं बचता, ये मान के चलो एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये मोनोडेंटेड है। अभी मैं समझाऊंगा, एक बार यहां लिख भी लो कि डेंटिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम इन वन लाइगेंड, एक लाइगेंड में कितने एटम डोनेट करते हैं लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ एटम। इसको वैसे डोनर एटम बोलते हैं, डोनर एटम। ठीक है, एट वन टाइम। देखो C के पास यहां लोन पेयर है, ऐसा नहीं है O के पास भी है, बट एक टाइम पे ये डोनेट करता है तो दो, ऐसा मत बोलना है कि ये और एक दो, नो, एक टाइम पे, एक टाइम पे किसी लिगेंड के कितने एटम डोनेट करते हैं लोन पेयर, कितने टाइम पे वो ऐसे टूथ, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है टूथ। ठीक है, ओके, डेंटिसिटी। ओके, समझ आ गया, ये मोनोडेंटेड है देखो, क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है, मोनोडेंटेड डेंटिसिटी। एग्जांपल और बताता हूं, लिखो जी, CO है, NH2 CH2 CH2 NH2 होल, इसमें थ्राइस लिख दो और ब्रैकेट के बाहर
यहाँ पर +3 लिख दो, ठीक है, समझो ध्यान से। ये जो लाइगेंड है ये वाला, पहले लिख लो ये बाइडेंटेड है। अभी इनके एग्जांपल में अलग से करवाऊंगा, अभी तो जस्ट डेंटिसिटी समझा दूं कि बाइडेंटेड है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ये, इसके पास एक ये भी ऐसे डोनेट होता है, ये भी ऐसे डोनेट होता है। एक्चुअल में जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे होता है। यहाँ पर CO है क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने NH2 लिखा, यहाँ पर अपने NH2 लिखा, यहाँ पर भी अपने इधर NH2 लिखा, इधर भी अपने NH2 लिखा, और इधर भी अपने NH2 लिखा, और यहाँ पर भी अपने NH2 लिखा। एक बार लिखो जैसे लिखा मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए NH2 के बीच में CH2 दो बार है। ऑर्गेनिक में हम लोग ऐसे ये CH2, ऐसे ये CH2 ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये CH2, ये वाला CH2 ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला CH2, ये वाला CH2 ऐसे लिख सकते हैं। समझ लो, आराम से बनाते जाना, घबराना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस नाइट्रोजन का एक जो लोन पेयर है वो CO को डोनेट होता है, और यहाँ पर वाला इसको भी डोनेट होता है। ये जो इसके ऊपर ये पड़ा है ऐसे डोनेट होता है, यहाँ पर वाला भी ऐसे डोनेट होता है, इस वाला इधर ऐसे डोनेट हो गया, और इस वाला भी ऐसे डोनेट हो गया। चेक कर लिया आपने? ओके, कर लिया चेक। अगर आप देखो तो ये जो NH2 है ऐसे, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, एक ऊपर एक नीचे, 4 एक प्लेन में, एक ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड है इसके, 1 2, लेकिन एक लिगेंड ने 2 डोनेट किए, ये बाइडेंटेड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ट्राइडेंटेड भी होंगे, टेट्राडेंटेड भी होंगे, वो हमने पहचानने हैं। लेकिन इतना बता दूं, ये जो लिगेंड है इसको इथेन 1,2 डाई अमीन बोलते हैं। ये वाले को क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाई अमीन। चलो जी नोट करो, इथेन 1,2 डाई अमीन। ये बाइडेंटेड है क्योंकि इसके एक ही टाइम पे 2 नाइट्रोजन डोनेट करते हैं, एक ही टाइम पे 2 नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। अभी लिगेंड वाला चैप्टर हम अभी नहीं शुरू करेंगे, मतलब लेक्चर। चलो जी, लिगेंड हो गया, इसकी टाइप्स होगी, डेंटिसिटी होगी। लो जी, डेंटिसिटी वर्ड आपने समझ लिया कि एक लिगेंड कितने पॉइंट से कितने उसके एटम एक ही टाइम पे सेंट्रल एटम को लोन पर डोनेट करते हैं। अभी तक मैंने आपको मोनो और बाई समझाया, एग्जांपल नहीं समझाया, इसके बहुत एग्जांपल है, अभी लिस्ट बनाऊंगा उसकी। चलो डेंटिसिटी वर्ड हो गया। नेक्स्ट, अब बच्चे हम लोग जो नेक्स्ट टर्म करने वाले हैं वो है चीलेशन। चलो लिखो जी चीलेशन, चीलेशन, ठीक है। समझते हैं चीलेशन क्या होता है। चीलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। कौन बनाएगा रिंग? रिंग फॉर्मेशन, कौन से ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाएंगे? लो जी, चीलेशन। नेक्स्ट टर्म आई, देखो पहले मैंने आपको टर्म समझाई थी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ए सेंट्रल एटम ये समझाया, लिगेंड के बारे में बताया, फिर मैंने ये डी टर्म डेंटिसिटी समझा दी। अब डी का ही एक पार्ट है चीलेशन, समझाता हूँ। चलो जी लिख लेना ऐसे, ठीक है। चलो जी, डी का ही एक पार्ट है चीलेशन। चलो लिखते जाओ, चीलेशन एंड चीलेटिंग लिगेंड, समझते जाओ, ये लो, ठीक है। चीलेशन का मतलब सिंपल सा, पहले रिंग फॉर्मेशन, ये लो रिंग फॉर्मेशन।
चिलेटिंग लिगेंड जो रिंग बनाएंगे। लो जी, विच फॉर्म रिंग, जो रिंग बनाएंगे। वेरी सिंपल। चलो एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मैं CuNH3 होल ऐसे ब्रैकेट में 4 लिख के यहां +2 लिख दूं और उसके बाद ऐसे Cu और NH2 CH2 NH2 होल ट्वाइस ऐसे लिख के +2 लिख दूं और इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं आगे। कैसे? Cu, देखो अमोनिया, और ये रहा अमोनिया, और एक और रहा अमोनिया, और ये इसमें कोई आपको रिंग नहीं दिखता क्योंकि ये मोनोडेंटेड है। मतलब मोनोडेंटेड वाला कहीं रिंग नहीं बनाएगा। बिल्कुल गलत। मोनोडेंटेड वाला रिंग नहीं बनाएगा। मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड जो एक पॉइंट जुड़ते हैं, ये देखो यहाँ खुले पड़े हैं, यहाँ ये रिंग नहीं बनाएंगे। लिखो जी, नो चिलेशन, नहीं होती, रिंग नहीं बनता, चिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, ये मोनोडेंटेड है, उसमें चिलेशन नहीं होती, रिंग नहीं बनता। अब इसमें यहां मैंने Cu लिखा, फिर अपने NH2 लिखा, ये CH2 है, ये रहा CH2 और ये आ गया NH2। इसने अपना लोन पेयर दिया, इसने भी दिया। 2 है ना, देखो अभी तो मैंने 1 लिखा। यहां पर आया NH2, फिर ये बना CH2, फिर ये बना CH2, यहां पर आया NH2, इसके पास लोन पेयर डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया, ये बन गया रिंग। 2 बन गए ना, इसलिए चक्कर पूरा क्लोज्ड रिंग। ठीक है, पूरा ब्रैकेट में लिखूं ऐसे, इसके ऊपर +2 चार्ज लगाऊंगा। इसमें चिलेशन है, लो जी, चिलेशन अकर्स मतलब अपीयर्स, अपीयर दिखती है, होती है, रिंग बना रही है, देखो ऐसे क्लोज्ड। क्योंकि ये बाइडेंटेड है, हम ये लिखेंगे इसमें, अदर देन मोनोडेंटेड लिगेंड ऑल, बाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पॉली हो, सारे रिंग बनाते हैं, उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और इस प्रोसेस को जिसमें रिंग बनता हो उसका बनता है चिलेशन। बोलो सही है? ठीक है, कोई रिंग नहीं क्योंकि मोनोडेंटेड है, रिंग बना क्योंकि 2 लिगेंड थे, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, मतलब सिंपल सी बात, अदर देन मोनोडेंटेड लिगेंड दे ऑल फॉर्म रिंग्स। लो जी, ये एक बार एग्जांपल, इसमें चिलेशन है क्योंकि बाइडेंटेड है, ऐसे ट्राई में भी और बनेंगे रिंग। लो जी, इसके नीचे क्यों लिखो, ऐसे लिखना, एक्सेप्ट मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है, ऑल अदर कौन से आते हैं, बाई एंड पॉली डेंटेड, ठीक है, लिगेंड फॉर्म 1 और मोर रिंग्स, क्लोज रिंग, क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये लो, तो मोनो को छोड़ दो, बाकी सारे एक या एक से ज्यादा रिंग बनाएंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे दीज ligands are chelating logic, and process is known as
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? चिलेशन। एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं, जिन कॉम्प्लेक्सेस में चिलेशन हो वो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं। अलग कलर से लिखूंगा ऐसे, ऑल कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेशन, जिसमें चिलेशन हो, आर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये क्यों? बिकॉज जो मेटल है आर नॉट अटैकेबल बाय अदर रिएजेंट, और इसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, मतलब सिंपल सा आप ऐसे कह सकते हो कि मेटल एटम जहाँ है लिगेंड के बीच में मकड़ी का जो जाला है उसकी तरह जकड़ा होता है। ठीक है, चलो जी, चिलेशन, चिलेटिंग लिगेंड, स्टेबिलिटी। बहुत बार ऐसे पूछ लेंगे आपको, मैं अभी बताता हूं किस तरीके के कॉम्प्लेक्स आपको पूछेंगे। जैसे आपको पूछ लिया कि एक Cu है NH3 4, ठीक है, यहाँ +2 चार्ज, फिर एक और है NiCN होल 4 -2 चार्ज, एक CO है En होल थ्राइस, इसके ऊपर ऐसे +3 चार्ज, और ध्यान रखो En जो है, En बेसिकली निक नेम है, एब्रीवेशन है, यूज की जाती इसके लिए N, इथाइलिन डाइमीन को, इथेन 1 डाइमीन को N से रिप्रेजेंट करते, ये 3 है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोल दिया A, या ऐसे B, या ऐसे C, या D बोल दिया, ऑल आर इक्वली स्टेबल। तो ये ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये पूछ जाए कि विच ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल, तो आंसर इसका सी है। ऊपर लिख लो, मतलब मैंने अभी क्वेश्चन लिखा, मैंने आंसर पहले लिख दिया, ये है लॉजिक क्वेश्चन। इसमें ये था विच ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, तो इसका आंसर सी है, क्योंकि इसमें चिलेशन है। तो हिंट इसका क्या आया? बिकॉज चिलेशन। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और लिख दूं यहां पर, NH3 lose its property to act as ligand। ठीक है, NH3 lose its property to act as ligand in A। ऐसे लिखेंगे अपने NH3 गैस में, फिर आप लिखेंगे इन बेसिक मीडियम, ठीक है, फिर C लिखेंगे इन एसिडिक मीडियम, D लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ मीडियम। चलो जी, ठीक है, क्लियर हो गया। लो बच्चे, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली आने चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली आने चाहिए। सोचो क्या क्वेश्चन है। लो बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, ये रहा NH3, सही, बिल्कुल। यहां पर मैंने H+ लिखा, बन गया NH4+। ठीक है, तो हमने एक इक्विलिब्रियम यहां प्लान कर लिया, तो या तो NH3 है या अमोनियम है। क्लियर हो गया। तो जब वो NH3 गैस है तो वो लिगेंड है,
लिगेंड है, मतलब ये तो लिगेंड है क्योंकि ये तो गैस फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं बेसिक मीडियम उसका मतलब बेसिक मीडियम दे दिया मैंने, ऐड कर दिया। अच्छा ये बताओ, बेसिक मीडियम से वो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड जाएगा। लो जी, इक्विलिब्रियम जाएगा बैकवर्ड, जाएगा ना। तो इसमें भी NH3 मोर बनेगा, तो ये लिगेंड का काम करेगा। देखो आप OH ऐड करोगे, ये इससे कंबाइन करके इसको ऐसे इधर शिफ्ट होएगा, तो उसमें ये ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको दे दूं एसिडिक मीडियम, दे दूं ना, तो यहां पर H प्लस मोर हो गया, तो यहां पर क्या बनेगा? NH4 मोर बनेगा और NH3 लेस हो जाएगा, और अमोनियम तो लिगेंड है ही नहीं। तो ये देखो, अमोनिया लूज इट्स प्रॉपर्टी टू एक्ट एज लिगेंड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जनरली ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द लिगेंड एसिडिक मीडियम में अपनी लिगेंड की प्रॉपर्टी लूज कर जाते हैं। फिर से बोल दो, ये तो अमोनिया की बात है, कोई सा भी देख लो। देखो लिगेंड तो वो ना जिसके पास लोन पेयर है, आपने H प्लस ऐड किया, लोन पेयर के ऊपर अटैक कर गया, कटायन बन गया। और कटायन क्या होते हैं? लिगेंड नहीं होते, जब बहुत कम चांस है लिगेंड के। तो अमोनिया क्या, चाहे वाटर है चाहे CN है, वो अपनी लिगेंड की प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में लूज कर जाता है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। लो बच्चे, मैंने आपको अभी जो टर्म बताई है वो बताई है डेंटिसिटी खत्म, चीलेशन खत्म। अभी ये टाइप की डिटेल रहती है, ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ओके, तो अब जो मैं नेक्स्ट करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हाँ जी, ये टर्म दी थी। अब मैं एक बार इसको पहले करवा दूं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को। लिखो जी, कोऑर्डिनेशन, जो आज नहीं होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगी। पॉलीहेड्रॉन, ओके। हेड्रॉन का मतलब फेस होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। ये हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स को 3 डायमेंशनल इसकी शेप देखते हैं, ये लो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने वाला हूं, जैसे मैंने ML6 लिखूंगा, इसका मतलब है यहाँ M होगा, एक ये L होगा, एक यहाँ पर L होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिगेंड होंगे जो पीछे होंगे, ये भी पीछे होंगे क्योंकि मैं 3 डायमेंशन शो करने वाला हूं। कुछ ऐसे होंगे जो आगे होंगे, ये वाले। ठीक है, यहाँ आगे, और ये भी 2 आगे होंगे। ठीक है, ये रहा, सही है ना। अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये लो, ऑक्टाहेड्रल। ये मेटल की हाइब्रिडाइजेशन पक्का sp3d2 होगी, 6 है इसकी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसकी जब स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग तो उसमें कई सारे आपको फेसेस दिखेंगे, ऑक्टा मतलब 8 फेस दिखेंगे। ठीक है, 8 फेस। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक पॉलीहेड्रा है। ठीक है, अगर मैं ML5 लिखूं, उसमें क्या होगा? एक M होगा, एक ऐसे L होगा, एक ये L होगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर ये 2 इस तरीके से मैंने ये L लिखे, ये एक पीछे लेके जाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, और ये एक उसी प्लेन में जिस प्लेन में ये है। तो आप देखो 3 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, और इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ठीक है,
ये लो, समझ आ गया 5 का। अब देखिए ML4 लिखूंगा मैं, ये देखो ML4 में जा तो मैं sp3 लिखूं या मैं dsp2 लिखूं। अगर मैं sp3 लिखूंगा तो मुझे m, ध्यान रखना किस तरीके से बनाने वाला हूं, ये लो एक L है, एक ये देखो इस तरीके से आगे बनेगा और इसमें 2 पीछे बनेंगे, ठीक है, ये इस टाइप से, ये लो वो मीथेन जैसी शेप, तो ये टेट्राहेड्रल बन गया, sp3 है ना। dsp2 हो गया तो मेटल सेंटर में और जो लिगेंड है वो सारे के सारे एक ही प्लेन में, स्क्वायर प्लेन में बनेंगे, तो ये सारे पॉलीहेड्रा है। लो जी लिखाता हूं पॉलीहेड्रा का क्या मतलब है। लिखो जी व्हेन द, पहले ये स्ट्रक्चर्स बना लो सारी इनकी, ये टर्म्स डायरेक्टली शुरू में आती हैं, टर्म्स जो है डायरेक्टली शुरू में आती हैं। लो जी इसमें सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल, ये ML4 का मतलब 4 लिगेंड, या तो चारों ऐसे होंगे या इस तरीके से होंगे, ठीक है, ये सेंट्रल एटम है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा रेफरेंस आ रहा है, लिखो, लिख दो व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन्ड इन 3 dimension, 3 dimension, ये देखो 3 dimension, based on the shape they can have 2 or more faces arrangement due to different, एक स्पेशल वर्ड है भी स्पेशल और बोलते भी स्पेशियल, ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल, स्पेशियल स्पेस में चारों तरफ अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड, ये लो, ठीक है। तो लिख लो इट इज बेस्ड ऑन, हाँ जी, ऑन द बॉन्डिंग एंड ज्योमेट्री, बॉन्डिंग ज्योमेट्री के बेस पर, ठीक है। चले आगे, चलो जी ऐसे लिखेंगे आपको। लो बच्चे अब जो मैं करवाने वाला हूं वो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसकी टाइप करवाने वाला हूं। ये तो पॉलीहेड्रल मैंने करवाया, अभी एक टर्म और करवाता हूं, यहां लिखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड इट्स टाइप्स। लो जी कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड इट्स टाइप्स। लो जी सबसे पहले इस ब्रैकेट में लिखे हुए MLN को, जिसमें A माइनस N भी लिखा, ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। अब इसकी टाइप नहीं मैंने पहले करवाई, टाइप करवाने वाला हूँ, ठीक है जी। लो जी तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब इसकी टाइप का क्या रेफरेंस है, A B C। लो जी न्यूट्रल, जा कैटायनिक, जा एनायनिक, ये 3 टाइप की होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रैकेट में मैंने NiCO होल 4 लिखा, अब ना इसके आगे कोई काउंटर है ना इसके पीछे काउंटर है, ये न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज एंड नो काउंटर आयन। इसका एग्जांपल जैसे CO H2O होल 3 Cl3, कोई चार्ज नहीं ऊपर, ना आगे ना पीछे, ठीक है। कैटायनिक कैसे, यहां ब्रैकेट है, समझ आ गया, ठीक है, इधर FE है
CN होल, एक बार मैं चेंज कर दूं इसको, लो जी, CO है, H2O है, इसके 6 है, यहाँ पर +3 है, इसीलिए यहाँ पर Cl3 आया इसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर यहाँ प्लस चार्ज है, इसका जो काउंटर आयन है, ध्यान रखना कैटायनिक में जो काउंटर आयन है वो एनायन होता है, काउंटर आयन मतलब बाहर वाला, और ये कैटायनिक है ये वाला, ऐसे लिखो। एनायनिक का मतलब जो ब्रैकेट है, जैसे लिखा मैंने FeCN होल 6, यहाँ पर आ गया -4 चार्ज, उसके कारण यहाँ पर K4 आया, और इसका ये काउंटर आयन है, यहाँ पर इसका जो काउंटर आयन है वो कैटायन है, कैटायन, ध्यान रखना इसमें काउंटर आयन नहीं है, न्यूट्रल है। इसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव है इनका सारा बैलेंस करने के बाद, और उसका काउंटर आयन नेगेटिव है, पीछे लगा हुआ, ये देखो ना, इसके ऊपर नेट चार्ज Fe के ऊपर +2 है, और इसके ऊपर वही 6 और -4 बचा, उसको इसने बैलेंस किया, काउंटर इसका K है। कोऑर्डिनेट स्फीयर इसकी टाइप 3 होती है, न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक। समझ आ गई बात? न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक। बहुत बार बोलूंगा मैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक बात बोल देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ये वाला सबसे वीक कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्री आयन नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ये वाले गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ इनसे आयन मिलते हैं, 3 और 1 4, 4 और 1 5। अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारे कर लेते हैं, और उसमें देख लेना आप लोग, नंबर ऑफ आयन काउंट करते हैं तो न्यूट्रल में हम लोग सिंगल काउंट करते हैं, फिर भी इसको आयन नहीं मानते। न्यूट्रल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उसके बाहर आगे पीछे आयन ही नहीं है कोई। ये लाइनें यहाँ ऐसे लिख लो, क्या लिखनी? एक्सेप्ट न्यूट्रल, कैटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो जी, एक्सेप्ट न्यूट्रल, कैटायनिक एंड अनायनिक आर गुड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री काउंटर आयंस। चलो लास्ट आज की जो चीज मैं करवाने वाला हूं वो क्या है? वो है होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये अब करवाने वाला हूं, होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, लो बच्चे, जो आज मैं करवाने वाला हूं वो नोट कर लो। हाँ जी, ऐसे लिख लो, होमोलिप्टिक, और इधर लिख लो हेट्रोलिप्टिक। चलो देखिए, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है ये वाला, एक और ऐसा है ये वाला, एक इधर ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ये लो, इसके ऊपर +3 चार्ज, यहाँ पर +3 चार्ज। एक और कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर +3 चार्ज। एक और कॉम्प्लेक्स है, ये सारे हेट्रोलिप्टिक हैं, ये होमोलिप्टिक है। फिर क्या होते हैं, नोट कीजिए, ऑल लिगेंड्स आर ऑफ सेम, तभी वर्ड होमो यूज हुआ, सेम टाइप, सेम टाइप। ठीक है, वन टाइप मतलब वन टाइप। ठीक है, इसमें लिखो 2 और मोर डिफरेंट ligands, ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए इसके लिए वर्ड क्या बोला, हेट्रोलिप्टिक और होमोलिप्टिक। ठीक है, लो बच्चे,
आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 1 है। बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हमने सीखी। लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर 2 इसी के आगे चलेगा। लेक्चर 2 में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। आज के मेरे इस लेक्चर में कुछ टर्म्स मैंने आपको समझाई है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर करेंगे, अभी आज हमने स्किप किया। लिगेंड की जस्ट एक टाइप कर ली, उसके एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं वो करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है ये करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बहुत नई चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और करने वाले हैं, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। तो केमिस्ट्री में बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ईजिली लेते हैं, ईजिली मतलब अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत इंटरेस्ट से समझते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 +2 का एनसीईआरटी पढ़ने शुरू कर देना, और ज़्यादा ट्राई इसमें सीखने की, अंडरस्टैंड करने की करना। ओके, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।